अब अपन विदाउट वेस्टिंग टाइम, अब ना देख, अपन को जो पहला चैप्टर फिजिकल का पढ़ना है ना, फिजिकल का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन ऑफ 12th क्लास। 12th में फिजिकल के 5 टॉपिक हैं। सॉल्यूशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दूसरा अपना केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, बस, और सॉलिड स्टेट। 5 टॉपिक खत्म। और सॉलिड स्टेट 5 टॉपिक है बस, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो अपन को मेनली जो फोकस करना है ना, वो उसी पे करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अपन फोकस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। चलो ठीक है, मैं बताऊंगा, क्योंकि ओसी और ना आईसी तो मुझे ही पढ़ाना है। और दूसरी बात ये, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास पढ़ने के बाद और भी एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, तो उनको एक्स्ट्रा करवाना है, इसलिए वो इंडिविजुअल बात करनी है मुझे सबसे बात करनी है। चलो तो फिर अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं, जिसको अपन सॉल्यूशंस बोलेंगे। नया टॉपिक अपन शुरू करने वाले हैं, जिसको अपन सॉल्यूशंस बोलेंगे, ठीक है ना। और जीओसी शुरू होगा ना अपना, मैंने कहा ना कि अपन आईयूपीएसी नेमिंग खत्म करेंगे ना उनका, AP2 वालों का। और AP2 वालों का जैसे ही आईयूपीएसी नेम खत्म होगा, तो आइसोमेरिज्म शुरू करूंगा सबका, और आइसोमेरिज्म के बाद अपन GOC1 शुरू कर लेंगे। मतलब इस टॉपिक को पढ़ के बाद अपन OC काफी ज्यादा पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं। सॉल्यूशंस है तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी हो गया अपने पास। सॉल्यूशन है तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अभी सॉल्यूशंस पढ़ेंगे तो सॉल्यूशंस आर मेड ऑफ, सॉल्यूशंस मतलब इसमें सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट होगा, उसको अपन सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट वो होता है जो एक्सेस में होता है, और सॉल्यूट वो होता है जो लेस क्वांटिटी में। तो जैसे अपन एग्जांपल की बात करें तो एयर इज अ सॉल्यूशन। एयर जो होता है वो सॉल्यूशन होता है ऑफ N2+1। इसमें ये सॉल्वेंट है क्योंकि 79% होता है, और ये सॉल्यूट है क्योंकि ये कम होता है। अब सारे कैलकुलेशन के लिए अपन अज्यूम करते हैं कि एयर में सिर्फ N2 और O2 है, बिकॉज 11th क्लास में ज्यादा नहीं पूछते, 12th क्लास में ज्यादा नहीं पूछेंगे। वो जो भी कैलकुलेशन अपन को करना है ना, उसमें एयर को हमेशा N2 और O2 ही अज्यूम करो बस। एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, मतलब एयर इज आल्सो सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजेनियस सॉल्यूशन। अच्छा, मतलब सेम फेज रहेगा फिजिकल स्टेट तो होमोजेनियस सॉल्यूशन, और डिफरेंट रहेगा तो हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। इसका मतलब है सॉल्यूशन के लिए जरूरी नहीं कि लिक्विड ही हमको सॉल्वेंट लेना है। यस, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड लें। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर अपन कुछ ऐसे सॉल्यूशंस देख लेते हैं। सॉल्वेंट ले लेते हैं, सॉल्यूट ले लेते हैं, और सॉल्यूशन बना लेते हैं। एक टेबल भी बना लेते हैं, ऐसे एक टेबल बना देते हैं सॉल्यूशन के लिए। इसमें एग्जांपल भी डालते हैं, एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। तो एक तो अपन लिख लेते हैं भाई कि सॉलिड, मैंने सॉल्वेंट ले रखा है, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा, सॉलिड ज्यादा, और सॉल्यूट मतलब कम क्वांटिटी में दूसरा सॉलिड, तो ये सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन। अगर सॉलिड में लिक्विड ऐड करूंगा तो हेटेरोजेनियस होगा, सॉलिड ज्यादा है लिक्विड कम है। और मैं गैस भी ऐड कर सकता हूँ, सॉलिड ज्यादा है गैस कम है, तो इट विल बी अ सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड में सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में गैस, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन। अपन एग्जांपल लिखेंगे। दूसरा टाइप में अपन लिख सकते हैं, चलो लिक्विड एक्सेस में है तो लिक्विड सॉल्यूशंस हो जाए। तो इसमें भी मैं कर सकता हूँ, सॉलिड लिक्विड में सॉलिड ऐड करते हैं, लिक्विड में लिक्विड ऐड करते हैं, और लिक्विड में गैस ऐड करते हैं, तो ये लिक्विड सॉल्यूशंस हो जाएंगे, क्योंकि लिक्विड लार्ज क्वांटिटी में, तो इनको अपन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशंस,
मतलब गैस ज्यादा है और सॉलिड कम है, लिक्विड कम है और गैस कम है, तो ये अपने पास गैस सोल्यूशन। ठीक है, अगर मुझे सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस का एग्जांपल चाहिए, ठीक है, तो विल राइट दैट एलाइज, अच्छा एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉलिड। अगर मुझे सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस में वी कैन राइट एनी एलाइज, वो कॉपर एंड जिंक के काफी सारे एलाय बनते हैं, कॉपर और टिन ले लेते हैं तो अपन को पता है ये ब्रॉन्ज हो जाएगा, ब्रास भी हो जाएगा, कॉपर एंड अपन जिंक ले लेते हैं उस टाइप से, या सोडियम और मरकरी अमलगम ले लेते हैं, लाइक दैट वी कैन राइट डिफरेंट, अपन को मिलेंगे डिफरेंट सॉल्यूशंस। अब डिफरेंट सॉल्यूशन, मान लो मेरे पास ये एलॉयज है, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम एंड amalgam, सोडियम एलॉय? जीरो, क्योंकि दे आर फिजिकली मिक्स्ड टू सॉल्यूशंस, उनमें कोई आयन का एक्सचेंज नहीं होगा, सभी एलॉयज में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सभी का जीरो होगा, दैट इज इट। सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे तो अपन इसमें फ्रूट जैम लिख सकते हैं, फ्रूट जैम लिख सकते हैं, और फ्रूट जैम में क्या होता है, सॉलिड ज्यादा दिखता है, लिक्विड कम दिखता है, वो तो स्पंजी होता है बस। जेल वाली टॉफी भी बोल सकते हैं, जेल्स, बाकी जेल्स भी बोल सकते हैं, टॉफी क्या, टूथपेस्ट भी बोल सकते हैं, टूथपेस्ट भी होता है, टूथपेस्ट भी होगा, वी कैन राइट लाइक दिस। सोडियम और मरकरी के मिक्सचर को अपन अमलगम बोलते हैं। अमलगम्स वो होते हैं जिसमें मरकरी जो लिक्विड है उसमें कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को डाल दो आप, मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा कोई मेटल होगा जो अमलगम नहीं बनाता होगा, सारे मेटल बनाते हैं। शायद क्या मतलब, दो होते हैं, एक आयरन होता है और एक टंगस्टन होता है, उसके अलावा सारे के सारे मेटल जो है अमलगम बनाते हैं। तो बताऊंगा मैं, मतलब जब अपन पढ़ेंगे मेटलर्जी में बताऊंगा मैं आपको कि अमलगम्स कौन नहीं बनाता, लाइक दैट। तो अपन ने जस्ट एक एग्जांपल लिखा कि भाई ये एलआईज का एग्जांपल, तो बहुत सारा सॉलिड थोड़ा सा लिक्विड, तो सॉलिड लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे टूथपेस्ट होता है, उसमें लिक्विड जो होता है पूरा हाइड्रेटेड होता है, वो सॉलिड पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सॉलिड में गैस होगा तो पीवाई स्टोन लिख सकते हैं, पीवाई स्टोन मतलब जो पत्थर पानी पे फ्लोट करता है वो पीवाई स्टोन, तो उसमें काफी सारा पार्ट जो होता है वो गैस से फिल्ड होता है, इसलिए वो फ्लोट करता है। तो पीवाई स्टोन वैसे अपन सबने देखा होगा, वो बार्बर शॉप पे ना शेव करने के बाद एक पत्थर वैसे लेता है और ऐसे ऐसे घिस देता है, वो पीवाई स्टोन है, तो सभी ने देखा होगा। लिक्विड और सॉलिड की बात करें तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो लिक्विड बहुत सारा, थोड़ा सा सॉलिड, शुगर सोल्यूशन ही बना लो या NaCl सोल्यूशन बना लो, कुछ भी ऐड कर दो आप, तो शुगर प्लस वाटर डाल दो या यूरिया प्लस वाटर डाल दो, ऐसे मतलब शुगर प्लस वाटर या ग्लूकोज प्लस वाटर, ये सब उसके एग्जांपल हो। NaCl कोई भी सॉल्ट वाटर में जो डिजॉल्व होता है वो बना दो, दो लिक्विड को मिक्स कर दो, एक इथेनॉल एक वाटर, दोनों मिक्स हो जाएंगे क्योंकि दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते, लिक्विड है लिक्विड। तो इनमें से सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है इसमें, तो अपन कहेंगे जो एक्सेस में है वो सॉल्वेंट है, अगर इसको एक्सेस में लोगे तो वो सॉल्यूट हो जाएगा, इसको एक्सेस में लोगे तो ये सॉल्यूट हो जाएगा। और इसमें इसमें अपन कहेंगे भाई ठीक है, इधर दोनों लिक्विड थे, इसमें तो लिक्विड ही ज्यादा होना चाहिए, सॉलिड कम होना चाहिए, वो सॉल्यूट। इधर दोनों ही लिक्विड थे इसलिए मैंने कहा कि जिसको एक्सेस में लोगे लो। अब जैसे ये था, दोनों सॉलिड है, तो बताओ भाई कौन सा इसमें सॉलिड और लिक्विड है, तो अपन कहेंगे भाई जो एक्सेस में है वो सॉल्वेंट है, लाइक दैट वी यूज्ड टू राइट।
गैस इन लिक्विड्स फोम बना देते हैं, जैसे सोप सोल्यूशन से फोम बनाते हैं अपन घर में। गैस एंड सॉलिड की अगर अपन बात करें तो अपन कहेंगे, गैस और सॉलिड की बात करोगे तो आई राइट लाइक दिस। तो अपन कहेंगे भाई अगर गैस में सॉलिड स्मोक लिख लेते हैं, तो गैस में डस्ट पार्टिकल होता है उसको अपन स्मोक कहते हैं। लिक्विड अगर होगा तो फॉग बोल देते हैं। गैस एंड गैस इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर, सो एयर बोलते हैं। दिस इज होमोजेनियस। जनरली किसी भी सॉल्ट को डिसॉल्व करोगे सॉलिड में तो भी अपन उसको होमोजेनियस सॉल्यूशन ही बोलते हैं। बट यहां पर अपन कहेंगे भाई अगर इसका पार्टिकल का साइज बड़ा हो तो इधर अगर अपन होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस को क्लासिफाई करेंगे ना, तो ये होमोजेनियस, ये होमोजेनियस, ये होमोजेनियस, इधर के क्लासिफिकेशन सेम फिजिकल स्टेट। अलग हो गया हेट्रो, अलग हो गया हेट्रो, लाइक दैट फिजिकल स्टेट्स। तो अपन ऐसे बता सकते हैं होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। नेक्स्ट वी कैन राइट इज, तो ये अपन को पता चल गया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी सॉल्यूशन अपन लिखेंगे तो उसमें हमेशा अपन को लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड, गैस ही लिखना है। अपन कोई भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं, लेकिन द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशंस आर दीस, द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन, दीज द कॉमन सॉल्यूशंस। ये जो सॉल्यूशन होते हैं वो कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं और इन्हीं को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इनको कैसे बनाना है वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, हाउ द एनर्जी एक्सचेंज वो डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये पार्ट अपन थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि सिलेबस में। पहले अपन एक बार कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में विल राइट लाइक दिस। हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े हुए हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो अपन ने पढ़ा हुआ है, एक तो अपन ने मोलारिटी पढ़ा हुआ है, फिर हमने नॉर्मलिटी पढ़ा हुआ है, फिर अपन ने मोलालिटी पढ़ा हुआ है, मोल फ्रैक्शंस वगैरह भी पढ़ा हुआ है अपन ने, मोल फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, और मोल फ्रैक्शन के अलावा वॉल्यूम फ्रैक्शन भी पढ़ सकते हैं अपन, और वेट फ्रैक्शन भी पढ़ सकते हैं, और वेट फ्रैक्शन। ये डिफरेंट टाइप के फ्रैक्शंस हो सकते हैं, वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड वेट फ्रैक्शन। एक और कंसंट्रेशन टर्म जैसे पार्ट्स पर मिलियन भी पढ़ा होगा शायद हमने, बट मुझे क्योंकि सभी को पढ़ा है ये मुझे नहीं पता, तो पार्ट्स पर मिलियन भी पढ़ाया, पीपीएम करके ऐसे। These are the concentration terms जो अपन ने पहले पढ़े हुए हैं, राइट। सो इन टर्म्स में जो कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे अपने पास, कंसंट्रेशन टर्म में वी यूज्ड टू से दैट, जैसे यहां पर अपन ने लिखा हुआ है, तो मोलारिटी तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। मोलारिटी फॉर्मूला अपन को पता है, m is equal to weight in gram divided by molecular weight into 1000 divided by volume in ml। अपन सबको पता है, और अपन को पता है कि अगर मोलारिटी मतलब अगर कोई कंसंट्रेशन कहेगा तो अपन हमेशा कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी होता है। जब भी कोई अपन से कंसंट्रेशन पूछेगा कि भाई कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो किसी का, तो अपन इन सब में से सबसे ज्यादा प्रेफर किसको करते हैं, मोलारिटी को। इसको कैलकुलेट करके बता देते हैं कंसंट्रेशन, क्योंकि हमारे लिए मोलारिटी मींस कंसंट्रेशन। अपने पास वाटर ऐसे गिवन है, 500 ml वाटर गिवन है,
और अपन से कहा गया कि भाई देखो इसमें मैं ना 20 ग्राम शुगर ऐड करूंगा, ये मीठा हो जाएगा। अगर ये मीठा होगा, अगर ये अपन मीठा होगा इसको डिजोल्व करने से, तो अपन कहेंगे बताओ कितना कंसंट्रेशन होगा इसका, तो अपन कहेंगे ठीक है कैलकुलेट करके बता देता हूँ मोलैरिटी। वेट कितना 20 डाला, शुगर का मॉलिक्यूलर मास होता है 342, मल्टीप्लाई बाय 1000 करता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ 500। लो भाई आ गया, ये अपन मोलैरिटी बता दें। अगर मान लो मतलब ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, काफी पढ़ा अपन ने इसको, और बाद में इसमें थोड़ा रचना डाल के अपन ने रचना भी काफी बनाया जो अपन ने पढ़ा। हाँ रचना वाला एग्जाम्पल याद आ गया, वो बहुत पढ़ा अपन ने ना, उससे पूरा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ डाला अपन ने रचना बना के। ठीक है, अब कभी कभी ऐसे भी होगा, मैंने एक जग रचना बनाया और वो रचना की डेंसिटी मुझे गिवन है, बताओ कंसंट्रेशन कितना होगा। कोई बात नहीं, ये मुझे गिवन है वेट अपॉन वॉल्यूम, तो अपन कहेंगे ठीक है इसका कॉन्सेंट्रेशन बता देते हैं। डेंसिटी, क्योंकि मोलैरिटी अपन ऐसा लिख सकते हैं, डेंसिटी इन ग्राम पर एमएल ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके मॉलिक्यूलर वेट लिख लेता हूँ। लो भाई मोलैरिटी ऐसे लिया, अगर डेंसिटी गिवन होगा तो अपन मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे। डेंसिटी होगा तो 1.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 342। लो भाई आ गया, तो भी मोलैरिटी बता सकते हैं डेंसिटी कितना सॉल्यूशन। ठीक है, फिर बाकी और इसमें कैलकुलेशंस वगैरह अपन ने काफी कुछ पढ़े हुए हैं। कैसे, वी नो दैट कि भाई अपन को पता है कि आप m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 लिखोगे। इसका यूज क्या होता है, मिलीमोल्स बिफोर डाइल्यूशन, मिलीमोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। और अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स करूंगा तो दोनों का मिलीमोल्स ऐड कर दूंगा, क्योंकि मिलीमोल्स डाइल्यूशन से मिलीमोल्स कभी चेंज नहीं होता है, वो अपन ने पढ़ा। बाकी आप इसमें क्वेश्चंस के थ्रू अपन पढ़ सकते हैं। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म अपन ने कहा नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी है ना होता है, और नॉर्मलिटी में अपन ने लिखा था नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मतलब सिर्फ डिफरेंस कहां होता है, तो अपन ने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट वेट में होता है, ये डिफरेंस होता है नॉर्मलिटी और मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है तो अपन को मॉलिक्यूलर मास लेना होता है, और अगर नॉर्मलिटी होता है तो अपन को इक्विवेलेंट वेट लेना होता है। और हमें पता होता है where equivalent weight is equal to होता है molecular mass divided by n factor। आप चाहे इसको n फैक्टर बोलो या वैलेंसी फैक्टर बोलो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, ये इक्विवेलेंट वेट होगा। तो अगर इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर होता है तो अपन ने लिखा था भाई नॉर्मलिटी विल बी इक्वल टू वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय, इसकी जगह लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर कर लेते हैं ऊपर, वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर, ये हो जाएगा। तो अपन ने क्या लिखा था, दिस इज नथिंग बट द मोलैलिटी। तो अपन ने कहा था कि भाई नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। मैंने आपको n फैक्टर कैलकुलेशन सारे बताए हुए थे। मतलब अगर आपको मोलैरिटी आता है और आपको n फैक्टर आते हैं तो आप नॉर्मलिटी अपने आप बता सकते हो। मतलब मैं सारे क्वेश्चन मोलैरिटी से सॉल्व कर लूंगा अगर मुझे n फैक्टर पता होगा तो। n फैक्टर आपको पता थे, n फैक्टर कैलकुलेशंस मैं बस एक बार मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स को
थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूं। तो एन फैक्टर कैलकुलेशन अगर अपन बात करेंगे फॉर एसिड्स, तो अपन ने कहा था इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आई। अपन ने कहा था इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आई। मतलब कोई भी एसिड कितने H प्लस आइन दे सकता है वो इसका एन फैक्टर होगा। तो अपन ने ऐसे लिखा, एग्जांपल लिखेंगे, HCl के लिए एक ही H प्लस आइन देता है इसलिए एन फैक्टर 1 होगा। H2SO4 दो H प्लस आइन देता है इसलिए 2 होगा। H3PO4 तीन H प्लस आइन देता है इसलिए 3 होगा। अगर अपन H3PO3 लिखेंगे तो एन फैक्टर इज 2। और H3PO2 अगर होता है तो एन फैक्टर इज 1। ये अपन ने पढ़ा है। HNO3 होगा तो एक ही H प्लस आइन देता है इज इक्वल टू 1। तो इस टाइप से हमने एन फैक्टर ऑफ एसिड लिखा था। मतलब अगर मुझे किसी भी एसिड का मॉलिक्यूलर मास पता है तो उसका इक्विवेलेंट मास पता है, क्योंकि उसका एन फैक्टर वो इसका इक्विवेलेंट मास। और आगे थोड़ा चैप्टर्स में एन फैक्टर्स और भी आएगा तो मैं आपको वहां भी बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा थोड़ा। ये पहले अपन ने पढ़ रखा है बिल्कुल। अगर अपन ये केमिकल बॉन्डिंग में अपन को पता है कि जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड होंगे वही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड होंगे उन्हीं को अपन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम बोलेंगे। दैट वी नो। दूसरा अपन लिख सकते हैं दैट इज फॉर अ बेस, एन फैक्टर फॉर बेसिस that is equal to number of replaceable OH minus n, number of replaceable OH minus n, right? Number of replaceable OH minus n, ठीक है। तो अपन उसमें बता सकते हैं कि भाई नॉर्मलिटी AP2 में नहीं हुआ था। हाँ, इसलिए तो इतना बता रहा हूं। अगर हुआ होता तो ऐसे नहीं लिख के छोड़ देता। इतना बताने का रीजन यही है ना, और पहले बैच में भी बता चुका हूं बच्चे कि हम लोगों को नहीं पढ़ाया। ठीक है ना। तो थोड़ा दिक्कत तो यही होता है ना कि मतलब कोई दूसरा टीचर पढ़ाए ना, वो फटाफट फटाफट उसको लगता है बस पढ़ाओ 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 भाग। वही तो गड़बड़ है ना। और टीचर्स को लगता है कि चलो भाई ठीक है। ऑब्वियसली बात है, मतलब AP1 में तो मुझे एक्चुअली मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ये थोड़ी सोचता हूँ कि मुझे सिर्फ 11th पढ़ाना है। मैं तो ये सोचता हूँ कि मुझे जेई तक क्या क्या करना है तुम्हारे साथ, कब क्या आना चाहिए उसके हिसाब से पढ़ा। ये थोड़ी पढ़ाऊंगा कि मतलब जल्दी से शीट का पढ़ा दो और भाग लो। बच्चे का जो हो देखा जाएगा, बच्चा जाने और इंस्टीट्यूट जाने, है ना। तो वैसे नहीं करना ये, इसलिए तो ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं तो ये एक्सप्लेन करने की जरूरत क्या है। इन सबको AP1 वालों को तो सब आता है, उनको पता है। उनको तो नोट्स में सब कुछ 2 क्लास पढ़ा हमने, मतलब 4.5 आवर्स नॉर्मलिटी। तो रिप्लेसेबल OH माइनस आइन, तो रिप्लेसेबल OH माइनस आइन को अपन ऐसे बता सकते हैं भाई, अगर NaOH है तो अपन लिखेंगे दैट इज एन फैक्टर 1, क्योंकि ये एक ही OH दे सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखोगे तो इट विल बी इक्वल टू 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखूंगा तो इट विल बी इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें 3 OH होंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा तो 1 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। जितने OH नेगेटिव आइन देगा उतना ही उसका एन फैक्टर होगा। तो एन फैक्टर क्यों कैलकुलेट करें भाई, तो अपन कहेंगे वो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे किसी का मॉलिक्यूलर मास पता होगा तो उसके एन फैक्टर से डिवाइड करके उसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करूंगा ना। और इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करूंगा तो जैसे कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं ऐसे नॉर्मलिटी कैलकुलेट करूंगा। तो अपन कहेंगे अगर मुझे नहीं कैलकुलेट करना तो ठीक है, कोई बात नहीं, मोलैरिटी कैलकुलेट करना, बाद में एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, तो नॉर्मलिटी डायरेक्टली आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं सॉल्व, मोलैरिटी तो सॉल्व करेंगे तो उसके लिए भी तो अपन को एन फैक्टर चाहिए, तो एन फैक्टर आना चाहिए तभी तो बता पाएंगे, है ना।
तो इसलिए मैं सर एन फैक्टर फॉर एसिड्स एक बार बताओ ना। नंबर ऑफ, जैसे मान ले अपन को एन फैक्टर ऑफ एसिड बताना है ना, तो अपन कहेंगे मान लो अपने पास कोई एसिड गिवन है, ठीक है, अपने पास कोई एसिड गिवन है ऐसे, देख जैसे HCl है, बताओ कितने H प्लस आइन देता है, एक ही H प्लस आइन देगा, तो एन फैक्टर 1 होगा। मान लो मेरे पास H2CO3 गिवन है, तो अपन कहेंगे ये तो डाइप्रोटिक एसिड होता है, 2 प्रोटॉन देता है, तो इसका मतलब एन फैक्टर इसका 2 हो गया। तो कोई भी एसिड जितने मैक्सिमम प्रोटॉन दे सकता है, कोई भी एसिड जितने प्रोटॉन दे सकता है उतना उसका एन फैक्टर होगा, राइट। किसी को डाउट है तो बोलो। सर H3PO3 का जरा बता सकते हो क्या? किसके? H3PO3 का सर। हो जाएगा ना। H3PO3 इज लाइक दिस, अपन ने ऐसे बना रखा है, ऐसे मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया था कि जब किसी एसिड का अपन को स्ट्रक्चर बनाना है तो जितने प्रोटॉन वो देता है प्रोटॉन हटा देना, या आप ऐसे कर लो, हमें नहीं पता ये वाला कितने प्रोटॉन देता है, वही तो कैलकुलेट करना है, तो अपन कहेंगे फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 बना दिए मैंने। अब क्या करें, तो अपन कहेंगे देख भाई इसमें से ना पहले तो मैं क्या करूंगा, इसके सिग्मा बॉन्ड बनाऊंगा, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, लो ऑक्सीजन बना दिए मैंने सारे, तो मैं कहूंगा अगर सारे ऑक्सीजन बना दिए तो फिर ये क्या एक हाइड्रोजन लिख दूं, मतलब ऐसे नहीं होगा, ये गलत है। तो स्ट्रक्चर बनाया अपन ने ऐसे, ये बना स्ट्रक्चर अपने पास, अपन से पूछा गया कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड हैं, सारे, तो जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड होंगे वो सारे रिप्लेसेबल है। अब अपन ने कहा H3PO3 का बताएं, तो H3PO3 में जो स्ट्रक्चर बनता है वो अपन ने पहले काफी सीखा हुआ है बॉन्डिंग में, वो ऐसे बनता है, तो फिर 2 ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। और जब बॉन्डिंग में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया भी था, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और फास्फोरस का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, पॉलिंग स्केल पे दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसा है, ये तो प्योर कोवलेंट बॉन्ड जैसे हो जाएगा अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसा है। और H3PO2 इट इज लाइक दिस, OH बनेगा, इधर H बनेगा और इधर H बनेगा, ये H3PO, तो वहां पर तो एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा क्योंकि एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो अपन को पता चल गया भाई जैसे H3PO4 में तीनों रिप्लेसेबल है, तो जैसे जैसे आप ऑक्सीजन को कम करोगे मैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम करता जाऊंगा, ठीक है। H3PO2 में एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है, तो बता दिया अपन ने ऐसे। आप बताओ कोई डाउट है किसी को तो बोल सकते हैं। तो थर्ड वी कैन राइट फॉर द सॉल्ट, अगर अपन सॉल्ट के लिए लिखेंगे एन फैक्टर तो अपन कहते हैं भाई सॉल्ट में तो कैटायन और एनायन होते हैं, so that will be equal to number of cationic or anionic charge, total cationic or anionic charge, total cationic और total anionic charge, या तो cationic चार्ज आपको पता हो या फिर टोटल anionic चार्ज पता हो, दोनों में से कोई एक हो जाना चाहिए तो अपन उसको बता सकते हैं, या फिर टोटल anionic चार्ज, ये हो जाएगा टोटल कैटायनिक और टोटल एनायनिक चार्ज अपन ऐसे बता सकते हैं, ठीक है ना। सो टोटल कैटायनिक और टोटल एनायनिक चार्ज, that is how we can write. So we can write that example अगर लिखना है मेरे पास तो NaCl है तो n फैक्टर 1 होगा क्योंकि कैटायनिक चार्ज या फिर एनायनिक चार्ज कैलकुलेट करना है।
अगर मेरे पास Na2CO3 है तो इट विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि इस पे -2 होता है, इस पे +1 × 2 हो जाएगा। अगर मेरे पास Na2CO3.10H2O है तो तब भी 2, क्योंकि ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। लेकिन अगर इसका इक्विवेलेंट वेट लिखूंगा ना, तो मॉलिक्यूलर वेट उसका 106 है डिवाइड बाय 2, और इसका इक्विवेलेंट वेट लिखूंगा ना अगर मैं, तो ये 106 प्लस 180, 10 वाटर मॉलिक्यूल है ना, डिवाइड बाय। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एन फैक्टर में कोई रोल नहीं होता, लेकिन इक्विवेलेंट वेट उसका मॉलिक्यूलर मास में रोल होता है। अगर मैं सोडियम बाइकार्बोनेट लिखूंगा तो एन फैक्टर 1, क्योंकि बाइकार्बोनेट आप बोल ही रहे हो इधर, तो इधर या तो +1 होगा, और बाइकार्बोनेट का मतलब है -1, दैट इज अ बाइकार्बोनेट। अगर मेरे पास कोई ऐसे गिवन है, एलम्स गिवन है, एलम्स मतलब होता है जैसे पोटाश एलम्स ले लेता हूं मैं, दे आर डबल सॉल्ट्स, 4 होगा, Al2SO4 होगा, ये होल थ्राइस करना पड़ेगा .24H2O, तो आपको टोटल कैटायनिक या फिर एनायनिक, एनाइन तो अपन को दिख ही रहे हैं भाई, सल्फेट है, एक सल्फेट -2 होता है, तो 4 सल्फेट है टोटल, 8 हो गया। या पोटेशियम के लिए बोल देते हैं, एक पोटेशियम +1 तो 2 पोटेशियम से +2, एक एल्यूमिनियम +3 तो 2 एल्यूमिनियम से +6, तो +2 +6 कितना हो गया, +8 हो गया। तो आपको या तो कैटायनिक चार्ज लिखना है या फिर एनायनिक चार्ज लिखना है, दोनों में से कोई एक। ऐसे ही अपन मोर सॉल्ट बोल सकते हैं, मोर सॉल्ट FeSO4, पहले अमोनियम सल्फेट लिख लेते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं, फिर उसे FeSO4 लिख लेते हैं, .6H2O लिख लेते हैं, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू +2, इसकी वजह, या 2 सल्फेट दिख रहे हो, लिख दो 4, कुछ और जैसे उनको ऐसे गिवन है तो KCl.MgCl2.6H2O, दैट इज कॉल्ड कार्नोलाइट। इसको अपन, ये ओर होता है मैग्नीशियम का, कार्नोलाइट, तो इसमें N विल बी इक्वल टू +1 इससे और +2 इससे, 3 हो गया, ये हो जाएगा। या तो टोटल कैटायनिक चार्ज लिखो या फिर टोटल एनायनिक चार्ज, तो उसको अपन कहते हैं एन फैक्टर फॉर सॉल्ट। अब एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इस चैप्टर में जरूरत नहीं है, इसलिए अपन इतना ही एन फैक्टर की शायद जरूरत पड़ेगी अपन को इस चैप्टर में, क्योंकि नॉर्मलिटी की कैलकुलेशन बताना पड़ेगा अपन को। तो एसिड बेस और सॉल्ट के लिए मैंने आपको बताया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए जब जरूरत पड़ेगा तो मैं उसके लिए भी बताऊंगा, और ये भी उस टाइम रिवाइज कर दूंगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट अगेन। लेकिन अभी आपको आना चाहिए, आप किसी भी सॉल्ट के लिए मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना है कि ऐसा सॉल्ट होगा तो क्या करेंगे, डिपेंड्स ऑन, अगर क्या दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। So that is n factors, और n factor क्यों कैलकुलेट करें, टू गेट द इक्विवेलेंट वेट। इसका इक्विवेलेंट वेट होगा टोटल मॉलिक्यूलर मास लो डिवाइड बाय 8 कर दो। अभी अपन ये देख लेते हैं कि आपने इक्विवेलेंट वेट मुझे कैसे कैलकुलेट करना सिखाया, वो देख लिया आपने। तो इक्विवेलेंट वेट से मैं जरूरत पड़ेगा तो मैं नॉर्मलिटी डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूंगा, नहीं तो नॉर्मलिटी के लिए पहले मोलारिटी कैलकुलेट करूंगा और बाद में फिर मोलारिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मैं नॉर्मलिटी बताऊंगा, दैट इज द नॉर्मलिटी। तो उस टाइप से भी अपन नॉर्मलिटी बता सकते हैं। और अगर मान लो आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे पास ऐसे गिवन, तो इसका सॉल्ट के लिए जैसे एन फैक्टर कैलकुलेट कर देना, वो 2 होगा, या मुझे ऐसे गिवन है तो इसके लिए भी एन फैक्टर आप 2 लिख लेना, और अगर ऐसे गिवन है तो आप एन फैक्टर 1 लिखो। तो सॉल्ट में अपन ये अज्यूम करके कि भाई अगर ये सॉल्ट के फॉर्म में रहता तो इसका कैटायनिक चार्ज कितना होता, तो अपन इसको सॉल्ट अज्यूम करके बता सकते, व्हाट विल बी दैट। अगर जरूरत पड़े तो ऐसे भी बताओ, ठीक है।
अब अपन सॉल्यूशंस में दूसरा टर्म देख लेते हैं, थर्ड टर्म, दैट इज कॉल्ड द मोलालिटी। मोलालिटी सभी ने पढ़ा होगा। मोलालिटी में भी यूज्ड टू राइट दैट, पहले मैंने आपसे कहा था कि मोलालिटी के थोड़े मतलब फॉर्मूले को छोटा करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्योंकि इसमें अपन को सॉल्वेंट की भी बात करनी होती है, सोल्यूट की भी बात करनी होती है। तो अपन ने कहा था अज्यूम ए एज सॉल्वेंट, बी एज सोल्यूट। तो ऐसे अपन ने पहले भी पढ़ रखा है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो मोलालिटी इज मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो अपन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, सो अपन पर केजी को वेट ऑफ सॉल्वेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज इन ग्राम्स। ये मोलालिटी अपन ने पढ़ा हुआ है। तो मोलालिटी को अपन ने ऐसे भी पढ़ा हुआ है, एक तो मोलालिटी ये पढ़ा हुआ है अपन ने, और दूसरा मोलालिटी अपन ने ऐसे पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये भी पढ़ा। अगर किसी को डाउट है तो इनमें से किसी में भी, तो मैं उसको ड्राइव करके तुरंत दिखा भी सकता हूं। वैसे अपन ने डेरिवेशन पढ़े हुए हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे मैंने पढ़ा। मोल फ्रैक्शन से सोल्यूट सॉल्वेंट, ए जहां लिखा हुआ है वो सॉल्वेंट है, और बी जहां लिखा हुआ है वो अपन ने सोल्यूट अज्यूम किया है। The relation between that is molality and molarity and molarity, अगर मुझे इसका रिलेशन लिखना है तो वो भी अपन ने लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, और मैंने आपको ट्राई भी करके दिखाया हुआ है। मोलालिटी विल बी इक्वल टू 1000 into molarity divided by 1000 into density of solution minus molarity into molecular mass of solute, ये अपने पढ़ा। ये डेरिवेशन मोलालिटी और मोलारिटी के रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है। दैट इज व्हाट वी हैव डन। फोर्थ वी विल से दैट मोल फ्रैक्शन। अगर अपन मोल फ्रैक्शन की बात करें तो अपन लिख सकते हैं भाई, फ्रैक्शन को अपन x से डिनोट करेंगे, फ्रैक्शन जो भी लिखेंगे अपन वो x से डिनोट करके लिखेंगे। तो मोल फ्रैक्शन में अपन लिख लेते हैं भाई, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A is Na and B is Nb। अगर ये मोल फ्रैक्शन अपन को गिवन है तो अपन लिख सकते हैं भाई नंबर ऑफ, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्योंकि डाल्टन्स लॉ वगैरह पढ़ा हुआ है अपन। So number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B, that is the mole fraction of A. Similarly, mole fraction of B will be equal to number of moles of B divided by number of moles of A plus number of moles of B. That will be the mole fraction of B. Moles of B divided by total moles. Moles of A divided by total mole is the mole fraction of A. अगर मुझे वेट फ्रैक्शन लिखना है तो वेट फ्रैक्शन के लिए आप इसको WA ले लो, A के वेट को, और उसके वेट को WB लिख दो। So WA upon WB plus WA, that will be weight fraction of A, and weight fraction of B will be weight of B divided by total weight, that is the weight fraction. Similarly, volume fraction. Next we can write is parts per million. Parts per million, जिसको अपन ppm से। वैसे तो अपन को पता है भाई 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 6, एंड 1 बिलियन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 9।
ठीक है ना? So that is millions and billions, right? ठीक है. तो अगर अपन ये कब यूज करेंगे तो एक बार देखते हैं. ppm is used to denote the solute when it is present in very less quantity in the solution. When it is present in very less quantity in the solution. So when it is present in very less quantity in the solution, then it will be expressed in ppm. जब solute जैसे hardness of water होता है. एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं. अभी जो अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट गैसेस होते हैं ओवर द सिटी, दे आर कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ppm. तो सपोज अपन एग्जांपल ले लेते हैं. टुडे 10 ppm of SO2 is present over the Mumbai city. Present over the Mumbai city. ठीक है ना? That is present over the Mumbai city. तो over the Mumbai city मतलब we are talking about the air. उसमें 10 ppm SO2 है. तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे ppm मीन्स, जैसे ppm की अपन बात करेंगे तो अपन ऐसे बताएंगे. अब अपन कहेंगे देखो आपने मुझसे ये कहा है कि 10 ppm ऑफ SO2 इज प्रेजेंट ओवर द मुंबई सिटी, मतलब 10 पार्ट्स पर मिलियन. 10 पार्ट्स पर मिलियन. तो अपन कहेंगे अच्छा आप ये कह रहे हो कि अगर मैं 1 मिलियन पार्ट ऑफ एयर, मतलब अगर मैं 10 की पावर 6 लीटर ऑफ एयर ले लूं तो इसमें 10 लीटर ऑफ SO2 होगा. मतलब छोटे से पार्ट में मुझे SO2 प्रेजेंट, एक बहुत छोटा पार्ट SO2 का 10 की पावर 6 पर, मतलब 10 लीटर प्रेजेंट है 10 की पावर 6 लीटर ऑफ एयर में, या 10 ml प्रेजेंट है 10 की पावर 6 ml ऑफ एयर में. तो ये तो एक तरीके से फ्रैक्शन हो गया ना SO2 का टोटल में, सॉल्यूशन में. मतलब आप मुझे ये कह रहे हो कि 10 part of SO2 in 1 million part of air. ये तो ना parts per million, ये तो फ्रैक्शन हो गया. तो फ्रैक्शन ऑफ SO2 प्रेजेंट इन द टोटल, मतलब पार्ट्स पर मिलियन कोई यूनिट नहीं है, इट इज अ फ्रैक्शन. और फ्रैक्शन भी क्या, आपने क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ SO डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. आप वेट भी लिख सकते हैं भाई, आपको तो पार्ट लिखना है 10 ग्राम इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ, तो भी आपको पार्ट्स पर मिलियन मिलता है. मतलब पार्ट्स कितना पार्ट 1 मिलियन पार्ट में, सो दैट इज अ फ्रैक्शन. इसका मतलब है अगर मुझे ppm लिखना है, किसी का x ppm बताना है, ये 10 ppm जैसे था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं वेट या वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट क्योंकि वो कम क्वांटिटी में है, वेट ऑफ सॉल्यूशन वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6. अगर वेट है तो वेट ले लो, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ले लो. सो 10 ppm मतलब दिस अपॉन दिस मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, मतलब अगर मुझे कभी किसी फ्रैक्शन को ppm में कन्वर्ट करना है तो मुझे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट्स ऑल.
मतलब अगर मुझे किसी को पीपीएम में एक्सप्रेस करना है तो उसका फ्रैक्शन निकालो और फिर उसे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो पीपीएम में आ जाएगा फ्रैक्शन। तो अगर ये गिवन था मुझे, इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करता तो 10 पीपीएम। ठीक है, सही है, वही तो लिखा। चलेगा। सो पीपीएम एज सच कोई यूनिट नहीं था, इट इज पार्ट्स पर मिलियन। ऐसे ही मिलियन भी हो सकता है भाई। आप अगर अपन कहते हैं कि 10 पार्ट्स पीपी, इसमें पार्ट्स पर मिलियन है तो पीपीबी हो जाता है बिलियन। स्मॉल बी लिख लेते हैं तो पार्ट्स पर मिलियन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमको समझ में आ गया व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन, वो कैसे अपन को सिग्निफाई करना है वो अपन को पता चल। अब देखो लास्ट टाइम मतलब जैसे अपन ने वो पढ़ा था, मतलब मोल कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म पढ़े थे, तो मैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं आपसे और फिर अपन आगे पढ़ सकते हैं। मैंने आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे और फिर अपन उससे आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करो ताकि मतलब मुझे ये पता चल जाए कि हाँ भाई ठीक है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन। तो क्योंकि कंसंट्रेशन काफी पढ़ा हुआ है अपन ने लास्ट टाइम, तो अपन बहुत ज्यादा डिस्कस वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें चैप्टर शुरू करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन कैलकुलेट कैलकुलेट मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ 15% by mass of H2SO4 solution. 15% by mass of H2SO4 solution. Density मुझे given है 1.4 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 98 होता है, अपन सबको पता है। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ इसका मोलारिटी, नॉर्मेलिटी और मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना। हो गया, होप हो गया। मोलारिटी, मोलालिटी
एंड नॉर्मलिटी। हो गया, शुरू करूं? तो अपन को पता तो है व्हाट डज 15% बाय मास। सॉल्यूशन लिखते ना, 15% by mass means 15 gram of H2SO4 is present in 100 gram of solution। ठीक है भाई, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है ना, तो अपन को पता है। अब देखो मोलारिटी कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे कर लूं, 15 ग्राम ऑफ H2SO4 का मतलब हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 15 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू H2SO4 है ना 98 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 ग्राम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मुझे गिवन है दैट इज इक्वल टू 1.4 ग्राम। ये डाटा है अपने पास, इतने डाटा से तो मैं सारा कुछ कैलकुलेशन कर। अपन क्या करेंगे, मोलारिटी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो है ही नहीं अपने पास, तो कहेंगे कोई बात नहीं, डेंसिटी और वेट तो है ना सॉल्यूशन का, वॉल्यूम हम खुद कैलकुलेट कर लें। वेट अपॉन डेंसिटी ना, वॉल्यूम हम खुद कैलकुलेट कर लें। तो अपने पास आया 15 डिवाइड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 1.4 इंटू 10, क्योंकि ये तो मैंने कैंसिल कर दिया। तो अपने पास ये आ गया ऑलमोस्ट, ये 140 है, ये 100 है, तो 100 मतलब अपन इसको ऐसे कर सकते हैं 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाय कितना बने 98। तो 15 इंटू 14 कर देते हैं 210 और डिवाइड बाय 98 मतलब 2.1 हाँ 1 के आसपास ही हो जाएगा। ये अपन को पता है, राइट। मोलारिटी आ गया तो नॉर्मलिटी भी आ गया, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2.1 इनटू 2, सो इज इक्वल टू 4.2 आ गया। और अगर अपन मोलालिटी की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स तो इसमें भी चाहिए 15 बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय अपने पास वेट ऑफ सॉल्वेंट तो 100 के भी करता हूं 150 डिवाइड बाय 98 दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.55 ऐसे समझ में आया तो अपन बता सकते। 100 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट कहां लिया अपन ने, ये गिवन था ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है ना, 15% बाय मास मींस व्हाट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन तो था अपने पास, क्वेश्चन में गिवन ना। सर वो 100 ग्राम तो सॉल्यूशन का वेट और है। अच्छा ये तो सोल्यूशन का मास है, समझ गया समझ गया, मैंने देखा भाई ना, गलती क्या की मैंने, कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ तो 85 आएगा ना, अरे 15 85 आएगा, तो 85 आएगा तो अपन इसको 85 लिखेंगे तो ऐसे कुछ 1.
85 और 1.9 के आसपास ये आ जाएगा, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते। चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सोल्यूशन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आ सकता है। बाकी अपन ने पहले भी काफी प्रैक्टिस किया, लेकिन अपन एक क्वेश्चन करते हैं। लिखो, a 6.90 मोलर, मोलर मतलब मोलारिटी, 6.90 molar solution of KOH, 90 molar solution of KOH in water has a 6.90 molar solution of KOH, potassium hydroxide, a 6.90 molar solution of KOH in water has 30% by weight of KOH, 30% by weight of KOH, 30% by weight of KOH. Calculate the density of solution. Calculate the density, that is the calculate the calculate the weight of calculate the density of the solution. ठीक है ना, तो उसको सॉल्व कर दो, थोड़ा जल्दबाजी मत करना मेरे जैसा। आंसर सही है लेकिन डाटा थोड़ा इधर उधर हो गया, वैसे नहीं करना, कैलकुलेट करके आंसर बताना। अपन ने लिखा 6.9 मोलर KOH सोल्यूशन है अपने पास इन वाटर, 30% बाय वेट ऑफ KOH है, 6.9 मोलर का 30% बाय वेट ऑफ KOH है, उसका डेंसिटी कैलकुलेट करके बताना है। उसका डेंसिटी कैलकुलेट, इसका डेंसिटी चाहिए। बाकी अपन ने मोलारिटी के काफी सारे क्वेश्चंस पहले भी किए हुए हैं, आप उनको रिवाइज जरूर करना। तो 30% बाय वेट का मतलब हो गया दैट इज 30 ग्राम ऑफ KOH इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो मोलारिटी होता है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो इसको अपन लिख सकते हैं WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय weight of solvent divided by density of solution।
सोल्यूशन। ठीक है, तो मोलारिटी आपने मुझे 6.9 दे रखा है, वेट ऑफ सोल्यूट आपने दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट मैं खुद कैलकुलेट कर लूंगा, 39 प्लस 17 है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके मैं डिवाइड बाय वेट ऑफ गिवन है अपन को, और डेंसिटी अपन को 1 पॉइंट, यही तो कैलकुलेट करना है। ये लो आंसर आ गया। अब डेंसिटी कैलकुलेट करके बता देंगे। ठीक है, so 6.9 into we can write that 556 divided by 300, ये तो इधर 10 करके इसको 10 के पावर -3 कर लेते हैं, तो अपने पास आंसर इधर 6.9 था ना, इंटू 56 डिवाइड बाय 300 किया, तो ये 10 की पावर -2 था, तो कैंसिल कर लेते हैं, ये डिवाइड बाय 10 कर देता हूँ, और डिवाइड बाय 10 करूंगा तो 3 और ये 69 हो जाएगा, तो अपने पास 23 हो जाएगा, तो 23 इंटू 56 इंटू 10 की पावर -3, तो 2.3 इंटू 0.56, 2.3 का मतलब हो गया उसका आधा, 1.23, हाँ ठीक है, 1.223 के आसपास आ जाएगा, ये आंसर है। ये डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर, ये लो भाई ये सोल्यूशन चलेगा। 0.4 समथिंग नहीं आ रहा, 0.4 से तो ज्यादा आ रहा है, उससे तो ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से अपन कंसंट्रेशन टर्म जो लास्ट टाइम किए होंगे आपने, वो अच्छे से देखना और उसको सॉल्व। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, मोलालिटी, इस टाइप के डिफरेंट मोलारिटी इंटरकन्वर्जन अपन को पता है, ठीक है ना। चलो देखो, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कैलकुलेट करके बताओ। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन, calculate the molality of solution containing, calculate the molality of solution containing 0.1 mole fraction of water, containing 0.1 mole fraction of water. Calculate the molality of the solution containing 0.1 mole fraction of water in ethanol. 0.1 mole fraction of water in ethanol. ethanol का स्ट्रक्चर आपको पता है, C2H5OH इथेनॉल होता है, so 0.1 mole fraction of water in ethanol. बताओ भाई मोलारिटी कितना होगा। आ गया, अरे भाई ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, मैंने जो दिया, मैंने सोचा मतलब कम ही कैलकुलेशन देते हैं तुम लोगों को, मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चन दे दिया, बहुत कम कैलकुलेशन था इसमें।
देख भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना गिवन है 0.1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH कितना हो जाएगा 2.4 अप्रोक्स आ रहा है, मैं देख लेता हूँ। ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। मोलालिटी का फॉर्मूला अभी बताया था आपने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट into 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1 गिवन है और ये 0.9 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेता हूँ। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कौन है, ये है। तो 2 कार्बन है 24 हो गया, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है 46 हो गया। किसी को डाउट है तो बोलो। है ना? सो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.4 के आसपास। करेक्ट है, 2.415 करेक्ट। पता हर बार अपन क्या सोचते हैं, वाटर इज अ सॉल्वेंट, वो अमाउंट का ध्यान रखना। अपन अमाउंट में गड़बड़ कर देते हैं, है ना? अपन वो नहीं कैलकुलेशन जो भी है, मतलब अपन जो भी है, लेकिन वो बस वही ध्यान रखना था। मुझे लगा उसमें तुम लोग गड़बड़ ना कर दो बस, और मुझे कोई ना। चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये छोटा छोटा क्वेश्चन है ना। दूसरा थोड़ा सा ऐसे ना, मैं थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क जैसे भी देते हैं। वैसे कंसंट्रेशन टर्म्स ना अपन ऐसे करेंगे, डीपीपी में भी गिवन है, डीपीपी में कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन है फर्स्ट उसमें डीपीपी में, तो डीपीपी भी सॉल्व कर सकते हैं। और 11th के तो करना ही है। एक क्वेश्चन दूसरा लिखो, कैलकुलेट द मोलालिटी एंड द मोलारिटी, calculate the molality and the molarity of a solution, calculate the molality and the molarity of a solution obtained by mixing, molarity and molality of the solution obtained by mixing, solution obtained by mixing equal volume of, obtained by mixing equal volume of, obtained by mixing equal volume of 30% by weight, equal volume of 30% by weight of H2SO4। इसका डेंसिटी मुझे गिवन है, मतलब जो 30% बाय वेट है उसका डेंसिटी मुझे गिवन है, दैट इज 1.6 ग्राम पर एमएल, एंड 70% बाय वेट ऑफ H2SO4, और इसकी डेंसिटी मुझे गिवन है 1.2 ग्राम पर एमएल। इनका अगर इक्वल वॉल्यूम मिक्स करूंगा तो मोलारिटी और मोलालिटी दोनों बताने, ये दोनों अपन को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे और क्या उसके आंसर्स आएंगे, ये एक आप कैलकुलेट करके बता देना मुझे, है ना? तो ये बताओ भाई कितना आएगा अगर दोनों का इक्वल वॉल्यूम अपन मिक्स करेंगे। इसमें अपन को डेंसिटी गिवन है तो अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। परसेंटेज से रिलेटेड है तो अपन ऐसे कर सकते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन अपन इसको ए सॉल्यूशन ले लेते हैं, इसको बी सॉल्यूशन, या ए और बी नहीं लिखना है तो एक्स और वाई।
let the volume of solution y या x ले लेते हैं. So let the volume of solution x is equal to 100 ml. Volume of solution y equal to 100 ml. दोनों को अलग अलग ले लेते हैं. 100 ml 100 ml. वो 100 से रिलेट करेंगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा. तो अपन क्या करेंगे ना, 100 ml ले तो लिया आपने, लेकिन मैं इसका 30 ml थोड़ी बोल सकता हूँ. अपन क्या, वो तो 30% बाय मास का मतलब है 30 ग्राम एंड 100 ग्राम. तो अपन तो ये बोल रहे हैं ना, वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी गिवन है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन लिखिए. वॉल्यूम 100 है और डेंसिटी अपने पास है 160 ग्राम. इसके लिए मास ऑफ सॉल्यूशन लिख लेता हूं. 100 ml है और 1.2 डेंसिटी है, तो ये 120 ग्राम हो. तो 160 ग्राम तो सॉल्यूशन का मास है और उसमें 30% क्या है, H2SO. 160 का 30% निकाल दो. ग्राम. मास ऑफ H2SO4 यहां भी ले लो, और 120 का 70% ले लो, 84 ग्राम. अब देख, टोटल मास ऑफ H2SO4 मतलब सॉल्यूशन में दोनों को मिक्स करने के बाद 48 प्लस 84, 132 ग्राम. टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे जरूरत नहीं है. हाँ, तो सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी ना. सॉल्यूशन 160 प्लस 120, दैट इज 280. तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, सो 280 माइनस 132, 148 ग्राम. अब बचा क्या, सब तो पता है. मोलालिटी कैलकुलेट करना है. सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल सॉल्यूट है कितना, टोटल मोलालिटी चाहिए ना. बताओ सॉल्वेंट का कितना मास है, 140, एंड मोलारिटी कितना होगा तो बता देना इसको. मोलारिटी कितना होगा, तो मोल्स तो इसमें भी चाहिए, लेकिन इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए. वो तो 200 ले रखा था आपने, 100 तो हो गया. देखो कोई डाउट? भाई अपन ने तो यही किया ना कि भाई जितना भी आपका सोल्यूशन है उसका 32%, 30% इधर H2SO4 लेना है, मास ऑफ H2SO4, और इधर जितना भी आपका सोल्यूशन का मास है उसका 70% अपन को बोलेगा. तो आप बताओ कोई डाउट है? लास्ट टाइम अपन ने जो भी मोल कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म पढ़े और वहां बहुत सारे एग्जांपल मोलालिटी के भी लिखे हमने, उन सबको आपको रिवाइज करना है. तो नेक्स्ट क्लास से अपन सॉल्यूशंस को आगे बढ़ सकते हैं. फिर अपन नेक्स्ट क्लास से सॉल्यूशन को आगे बढ़ सकते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. ठीक है, तो आज